स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का मैं जीएस फैकल्टी जेपी सर हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं और शुरू करता हूं प्रीलिम्स स्पेशल का ये स्पेशल एपिसोड। और आज हम लोग स्टडी करेंगे क्या वैश्विक तथा भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम, जिसका एक पार्ट ऑलरेडी मैं जो है आप लोगों को जारी कर चुका हूं। और ये वो सेक्शन है आपके ज्योग्राफी का, खगोलिकी का, एस्ट्रोनॉमी का, जिससे कि जो है अमूमन जो प्रश्न बनते हैं या तो स्ट्रैटेजिक जीके टाइप का जो है बनते हैं। स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का मैं जीएस फैकल्टी जेपी सर हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं और शुरू करता हूं क्या प्रीलिम्स स्पेशल का ये स्पेशल एपिसोड, जिसमें हम लोग आजकल खगोल की यानी जो है भूगोल के संदर्भ में अध्ययन कर रहे हैं। और आज की ये 14वीं क्लास है, यानी 13वीं हो चुकी है। कहने का मतलब कि इससे पहले 13 क्लास जो है हो चुकी है और ऑलरेडी जो है आपके इस चैनल पर उसको अपलोड किया जा चुका है। आप इस क्लास को जो है वॉच करने के बाद अगर पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं तो अन्य क्लास का भी जो है सिंहावलोकन अवश्य करें। शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। वैश्विक तथा भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के संदर्भ में एक और क्लास ऑलरेडी मैं आप लोगों को भेज चुका हूं। इससे संबंधित जो प्रश्न आप लोगों से विगत परीक्षाओं में पूछे गए, मेगाट्रॉपिक क्या है, क्रायोजेनिक ताप क्या है, आदित्य L1 मिशन क्या है, या अंतरिक्ष में भेजा गया पहला जानवर कौन था, चंद्रयान 3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन थे, जैसे तमाम प्रश्न आपकी आगामी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण हैं या विगत परीक्षाओं में महत्वपूर्ण थे, इसलिए पूछे गए थे। शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। ये सेशन आप लोगों को रात 9 बजे स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने। 2 उपग्रह पृथ्वी के इर्द गिर्द एक ही वृत्तीय कक्षा में गतिशील हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? उपग्रह यानी जो है ऐसा एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी, ऐसा खगोलीय पिंड जो किसी ग्रह के चारों तरफ परिक्रमा करता है, उसी को उपग्रह कहते हैं। और मैं पढ़ाया आप सबको तो बताया पिछले क्लास में भी कि सैटेलाइट 2 तरह की होती है। उपग्रह कितने तरह के होते हैं, सैटेलाइट कितने तरह के होते हैं? तो 2 तरह के, एक इस तरह के और दूसरा जो है उस तरह के। जी नहीं, एक सैटेलाइट जो कि आर्टिफिशियल होते हैं, कृत्रिम जो है उपग्रह होते हैं, और दूसरे जो है प्राकृतिक उपग्रह होते हैं, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट। जो प्राकृतिक उपग्रह है आप सबको पता है पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह, और वो है मामा, चंदा मामा। जी हां, चंदा मामा, मून, चंद्रमा जो है पृथ्वी का एकमात्र जो है उपग्रह है जो कि प्राकृतिक है। उसके बाद जो है 1957 से सोवियत रूस के द्वारा जो सिलसिला शुरू किया गया, जो आज तक जो है बदस्तूर जारी है, विभिन्न देशों के द्वारा जो भी सैटेलाइट जो है जारी की जाती हैं, अंतरिक्ष में भेजी जाती हैं, जो जाकर के पृथ्वी की परिक्रमा करती हैं, सब के सब जो है किस प्रकार के उपग्रह हैं? जी हाँ, सब के सब जो है कृत्रिम उपग्रह हैं, कृत्रिम उपग्रह हैं। और आपको बता दें कि सबसे पहला जो है आर्टिफिशियल जो सैटेलाइट भेजा गया था वो 1957 में, अक्टूबर 1957 में भेजा गया था, और उसका नाम क्या था? स्पुतनिक। क्या नाम था? स्पुतनिक। किस देश के द्वारा भेजा गया बताने की जरूरत नहीं। स्पुतनिक प्रथम जो है ये पहला सैटेलाइट जो अक्टूबर 1957 में, और किस देश के द्वारा भेजा गया? रशिया के द्वारा, सोवियत रूस के द्वारा भेजा गया था। और इस तरह से ये पहला ऐसा जो है मामला था जब इंसान के द्वारा जो है किसी वस्तु को अंतरिक्ष में भेजा गया था, मैनमेड किसी वस्तु को अंतरिक्ष में भेजा गया। आगे चल करके ठीक 1 महीना बाद ही 1957 में ही नवंबर 1957 में स्पुतनिक द्वितीय को भेजा गया। स्पुतनिक सेकंड जो है भेजा गया, और इसी स्पुतनिक सेकंड में एक जानवर को जो है भेजा गया जिसका नाम था जो है लाइका। क्या नाम था? जिसका नाम जो है लाइका था। और जो है ये लाइका लाइका नहीं था ना,
क्या ये जो लाइका जो ये जानवर था, क्या बताएं, ये फीमेल डॉग, आप कह सकते हो कि लाइका नामक एक कुतिया को सबसे पहले जो है अंतरिक्ष में भेजा गया था। किस देश के द्वारा? सोवियत रूस के द्वारा। किस उपग्रह के माध्यम से? स्पुतनिक सेकंड के माध्यम से जो है भेजा गया। और इसके ठीक अगले ही साल, ठीक 3-4 महीने के बाद एक्सप्लोरर नामक जो है उपग्रह अमेरिका के द्वारा भेजा गया। इस तरह अमेरिका दूसरा ऐसा देश था जिसने आर्टिफिशियल सैटेलाइट को स्पेस में लॉन्च किया था, और उस सैटेलाइट का नाम था क्या? एक्सप्लोरर। वो 1958 में उसने लॉन्च किया, जबकि उससे 1 साल पहले किसने? रशिया के द्वारा स्पुतनिक प्रथम को जो है लॉन्च किया गया था। बहरहाल यहां प्रश्न में जो है आपसे कुछ और मामला पूछ रहा है। यहां पूछ रहा है कि अगर जो है पृथ्वी के इर्द गिर्द एक ही वृत्तीय कक्षा में गतिशील निम्नलिखित में से कौन सा एक सही होगा? गतिशील उपग्रह के संदर्भ में कौन सा जो है सही होगा? अगर 2 उपग्रह पृथ्वी के चारों तरफ एक ही कक्षा में परिक्रमा करेंगे तो उपग्रहों का द्रव्यमान समान होगा। कोई जरूरी नहीं, ये तो हम लोग भेजेंगे, यानी मनुष्य के द्वारा अगर भेजा जा रहा है तो ये ह्यूमन बीइंग तय करेंगे कि उनका द्रव्यमान समान होगा कि नहीं होगा। उपग्रहों की चाल समान होगी, ये बात जो है सही है, 100% सही होगा। उपग्रहों की गति ऊर्जा समान होगी? जी नहीं, ऐसा कोई जो है जरूरी नहीं, क्योंकि जो है काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू, आपको भी पता है, हाफ एम बी स्क्वायर। अगर उनका वेग तो समान होगा, लेकिन जो है ये मास जो है इक्वल नहीं हो सकता है, और नहीं अगर इक्वल होगा तो जाहिर सी बात है काइनेटिक एनर्जी भी जो है समान नहीं होगी। और वही स्थिति जो है कोणीय संवेग के संदर्भ में भी जो है होगा। कोणीय संवेग आप भी जानते हो। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? दूसरा विकल्प जो है सही होगा। क्यों सही होगा? अब उसको देख लीजिए। ये हमारी पृथ्वी है, मान लीजिए कि ये हमारी पृथ्वी है। मान लेने में क्या हर्ज है? मानने में क्या चला जाता है? मान करके तो जो है मैथ के वो फैक्टर जो है सॉल्व कर दिए जाते हैं कि माना पिता की उम्र पुत्र की उम्र से जो है कम है, और गणित के वो सवाल लगाने पर बिल्कुल सही आ जाता है। बहरहाल यहां देखिए हमारी ये पृथ्वी, और पृथ्वी के चारों तरफ जब कोई जो है सैटेलाइट को जो है हम लोग भेजते हैं तो वो पृथ्वी के चारों तरफ पृथ्वी की परिक्रमा करेगा जा करके। चंद्रमा भी वही काम करता है, पृथ्वी की चारों तरफ जो है परिक्रमा करता है। अब होगा क्या? मैंने पढ़ाया तो आपको बताया कि अर्थ सरफेस से जैसे जैसे हम लोग ऊपर की तरफ जाते हैं वैसे वैसे जो है जी की वैल्यू जो है क्या होती है? जी की वैल्यू जो है कम होती है। और कहां तक ये वैल्यू जी की कम होगी? तो आप कहेंगे कि सर 36,000 किलोमीटर की हाइट पर जाकर के जी की वैल्यू 0 हो जाती है, यानी यहां पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति 0 हो जाती है, और गुरुत्वाकर्षण शक्ति यानी ग्रेविटी 0 हो जाएगी। तो W इक्वल टू एम भी कहने का मतलब कि क्या? किसी वस्तु का भार उसके द्रव्यमान और उसके W इक्वल टू एम जी, W इक्वल टू mg, यानी किसी वस्तु का भार उसके द्रव्यमान और उसके त्वरण के गुणनफल के जो है बराबर होता है। अगर यहां पर g की वैल्यू 0 हो जाएगी तो m चाहे कुछ भी हो, W क्या हो जाएगा? 0 होगा। कहने का मतलब कि चाहे कितना भी भारी वस्तु पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर की हाइट पर अगर जो है भेज दी जाए तो वहां जाकर के जो है वो क्या हो जाएगी? भारहीनता की स्थिति में हो जाएगी। वेद व्यास जी ने महाभारत लिखा, महाभारत में उन्होंने लिखा है क्या? भीम गुस्सा करके हाथियों के पैर पकड़ करके फेंक देते थे तो हाथी पृथ्वी पर फिर कभी आते ही नहीं थे। यानी भीम हाथियों को पलायन वेग कितना होता है? स्काई वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर जो है, इस वेग से जो है इसको फेंक देते रहे होंगे। किस वेग से? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से जो है इसको फेंकते रहे होंगे, तो ये हाथी वापस जो है कभी पृथ्वी पर नहीं आते होंगे। यानी अगर किसी वस्तु को जो है इस वाले इसका वेलोसिटी से, पलायन वेग से अगर जो है उठा जो है फेंक दिया जाए पृथ्वी से बाहर, तो फिर कभी पृथ्वी पर वापस आएगा ही नहीं। भीम वही काम करते रहे होंगे, भगवान जाने किस कंपनी का बॉर्नवीटा पीते रहे होंगे। लेकिन
यहां पर पृथ्वी से अगर जो है जितनी अधिक ऊंचाई पर, समान ऊंचाई पर जो है पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति हर एक पॉइंट पर जो है बराबर होगी। अगर जो है, अगर सपोज कर लीजिए कि ये पृथ्वी से 100 मीटर की ऊंचाई है, तो 100 मीटर की ऊंचाई पर, चाहे यहां इस वाले पॉइंट पर चाहे इस वाले पॉइंट पर, जी की वैल्यू दोनों जगह जो है क्या होगी, बराबर होगी। और जी की वैल्यू जो है दोनों जगह जो है बराबर होगी, तो जाहिर सी बात है अगर यहां पर एक सैटेलाइट जो है पृथ्वी के चारों तरफ परिक्रमा कर रहा है, एक सैटेलाइट यहां पर जो है परिक्रमा कर रहा है, तो पृथ्वी की जो है तुलना में इस सैटेलाइट की जो आप कह सकते हैं कि जो मास है, द्रव्यमान है, लगभग न के बराबर है। यानी दोनों पर पृथ्वी जो है एक बराबर जो है गुरुत्वाकर्षण शक्ति जो है आरोपित करेगी। तो जाहिर सी बात है इस पर यहां पर लगाया गया जो है ग्रेविटी दोनों जगह बराबर होगा, तो भी जो है यहां पर भी और यहां पर भी जो है दोनों जगह जो है क्या होगा, बराबर होगा। कहने का मतलब कि पृथ्वी से समान ऊंचाई पर पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हजारों उपग्रहों का जो है वेग एक समान होगा। डजंट मैटर कि उनका जो है द्रव्यमान कितना है, यानी उनका मास कितना है, इससे कोई मतलब नहीं है। बस अगर जो 5 किलोमीटर की जो है हाइट पर 5000 जो है सैटेलाइट पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहे होंगे, तो सबका जो है बिल्कुल स्पीड एक बराबर होगी, चाहे द्रव्यमान कुछ भी हो, चाहे वो किसी भी देश का सैटेलाइट हो, चाहे उस देश की जीडीपी कुछ भी हो, उससे वहां कोई मतलब नहीं, क्योंकि सब पर पृथ्वी की ग्रेविटी एक बराबर जो है काम करेगी। और एक बराबर काम करेगी तो जाहिर सी बात है तो जब उनका जो है स्पीड बराबर होगा, तो वो पृथ्वी की एक परिक्रमा करने में समय भी तो बराबर लेंगे, यानी उनका जो है परिक्रमण काल, रिवोल्यूशन टाइम भी तो जो है इक्वल होगा। तो हमेशा याद रखना, किसी भी सैटेलाइट का जो रिवोल्यूशन टाइम होता है, यानी परिक्रमण काल होता है, वो हमेशा पृथ्वी से उसकी ऊंचाई पर जो है निर्भर करता है। पृथ्वी से उपग्रह जो है कितना ऊंचाई पर है, इस पर निर्भर करता है। उसका वेग हमेशा जो है पृथ्वी से हाइट पर, पृथ्वी से ऊंचाई पर निर्भर करेगा, न कि जो है उन उपग्रहों के जो है द्रव्यमान या किसी और मैटर पर जो है डिपेंड करेगा। आई होप कि ये बात जो है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो इसी यही मैंने कहा कि दो उपग्रह पृथ्वी के इर्द गिर्द एक ही वृत्तीय कक्षा में गतिशील होंगे, तो उनकी चाल जो है सदैव समान होगी, और चाल समान होगी तो हमेशा परिक्रमण काल भी जो है क्या होगा, एक समान होगा। परिक्रमण काल भी क्या होगा, समान होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न आ जाओ। एक अंतरिक्ष यात्री को एक अंतरिक्ष यान में पृथ्वी की परिक्रमा करते समय अनुभव होता है अधिक भार का, ना कम भार का, कुछ भी नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या अनुभव होता है उसको, भारहीनता का अनुभव होता है। एक अंतरिक्ष यात्री को एक अंतरिक्ष यान में पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए हमेशा जो है भारहीनता की स्थिति का जो है अनुभव होता है, क्योंकि वेग परिवर्तन के दर को त्वरण कहा जाता है। यानी वेलोसिटी जो चेंजेज होता है, वो जो रेट होता है उसी को एक्सेलरेशन कहते हैं। वेग परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। और जब कोई भी अंतरिक्ष यान पृथ्वी के चारों तरफ जब वो परिक्रमा करेगा, तो जाहिर सी बात है एक ऊंचाई पर जो है उसकी परिक्रमा होगी, और उस कंडीशन में जो है जाहिर सी बात है उसके अंदर जो है लगने वाला उस पर जो बल होगा हर जगह एक बराबर होगा। यानी जी की वैल्यू जो है बिल्कुल जो है बराबर होगी, और उसकी स्पीड जो है बिल्कुल हर जगह जो है एक समान होगी, और उस स्पीड की वजह से जो है इसमें भारहीनता की स्थिति जो है उत्पन्न होगी। तो दिए हुए प्रश्न, वेग परिवर्तन नहीं होगा तो त्वरण नहीं होगा, त्वरण नहीं होगा तो भारहीनता होगी। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही है, तीसरा विकल्प सही है। आगे देखते हैं। 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल से भरी एक बंद बोतल चंद्रमा पर ले जाई गई। यदि चंद्रमा की सतह पर बोतल के डॉट को खोल दिया जाए तो क्या होगा, जल जम जाएगा? बिल्कुल नहीं। जल उबलने लगेगा, जल H2 और O में विघटित हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। क्या होगा, उबलने लगेगा। क्यों? टेम्परेचर कम है, उसके बाद भी उबलने के पीछे रीजन है कि पृथ्वी के वायुमंडलीय दबाव का, पृथ्वी के जो है वायुमंडलीय दबाव की तुलना में चंद्रमा पर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है बहुत कम है। वायुमंडलीय दबाव लगभग नगण्य के बराबर है, और यही वजह है कि जब इस जो है
पृथ्वी से ले गई ये बॉटल वहां पर खोला जाएगा तो जो है उसका जो लिक्विड होगा, जो मटेरियल होगा, उसमें उबाल जो है कम एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से होगा, न कि टेम्परेचर की वजह से होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है देखते हैं, प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखें, एक तुल्यकालिक रिले उपग्रह टीवी सिग्नल को परावर्तित करता है तथा संसार के एक कोने से दूसरे कोने तक टीवी कार्यक्रमों का संचार करता है क्योंकि परिक्रमण काल के अपनी अक्ष के परितः घूर्णन से अधिक होता है। दूसरा, परिक्रमण काल पृथ्वी के अपनी अक्ष के परितः घूर्णन से अधिक कम होता है। परिक्रमण काल कुल कहने का मतलब है कि ये मतलब है कि बहुत शानदार मतलब है। क्या आप यहां पर जो है देखेंगे, पृथ्वी और पृथ्वी के चारों तरफ परिक्रमा करने वाला जो है जो सैटेलाइट है, उपग्रह है, पृथ्वी से अगर जो है एक बराबर दूरी पर होंगे, एक समान ऊंचाई पर होंगे तो द्रव्यमान चाहे कुछ भी हो, उनकी स्पीड जो है एक बराबर होगी क्योंकि उस पर लगने वाली ग्रेविटी हर जगह इक्वल होगी। और जब स्पीड बराबर होगी तो जाहिर सी बात है उन उपग्रहों की परिक्रमण काल भी बराबर होगा। यानी समान स्पीड से पृथ्वी के चारों तरफ जो है एक ऊंचाई पर परिक्रमा करेंगे तो एक राउंड लगाने में समय भी तो बराबर लेंगे। वही बात तो यहां पर कह रहा है। क्या कह रहा है कि तुल्यकालिक रिले उपग्रह जो है टीवी सिग्नल को परावर्तित करता है तथा संसार के एक कोने से दूसरे कोने तक टीवी कार्यक्रमों का संचार करता है क्योंकि परिक्रमण काल पृथ्वी के अपनी अक्ष पे परितः घूर्णन काल से जो है अधिक होता है। जी नहीं कम होता है, जी नहीं बराबर होता है। ये बात जो है सही है। इसको थोड़ा सा जो है आप एक बार फिर से जो है यहां पर समझ लेंगे, फिर यहां पर इसको देख लेंगे। क्या आप सबको पता है पृथ्वी अपनी एक्सिस पर, अपनी अक्ष पर 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है और इसी को घूर्णन काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? घूर्णन काल कहा जाता है। इसी को जो है रोटेशन टाइम के नाम से जानते हैं। किस नाम से? रोटेशन टाइम या परिक्रमण काल के नाम से जो है जाना जाता है। यानी पृथ्वी अपनी एक्सिस में जो है एक राउंड लगाने में 24 घंटे का, लगभग 24 घंटे का समय लेती है। अगर कोई उपग्रह पृथ्वी से इतनी दूरी पर हो, पृथ्वी से इतनी दूरी पर हो कि पृथ्वी की एक परिक्रमा करने पर वो उपग्रह भी कितने का समय लेता हो? 24 घंटे का समय लेता हो। यानी उपग्रह की जो परिक्रमण काल है, परिक्रमण काल जिसको कि हम लोग क्या कहेंगे? जी हाँ, इसे कहेंगे हम लोग रिवोल्यूशन टाइम। क्या कहेंगे? रिवोल्यूशन टाइम। और ये भी कितना हो? 24 घंटा। परिक्रमण काल कितना हो? 24 घंटा। दोनों 24 घंटे हैं। यानी जितने समय में पृथ्वी अपनी एक्सिस पर एक राउंड लेती है उतने ही समय में वो सैटेलाइट पृथ्वी के चारों तरफ एक राउंड जो है कंप्लीट कर लेता है। ऐसे उपग्रह को हमेशा जो है ये ध्यान रखें कि ये पृथ्वी के एक ही स्थान से बराबर जो है दिखाई देगा। सपोज करिए थोड़ी देर तक के लिए कि मान लीजिए कि यहीं पर हमारा जो है प्रयागराज है, यहीं पर प्रयागराज है, तो जाहिर सी बात है इस उपग्रह से जो ये उपग्रह जो है हमेशा इसी प्रयागराज के सीध में जो है दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि जितने देर में जो है पृथ्वी अपनी एक राउंड जो है कंप्लीट करती है, यह सैटेलाइट उतनी ही देर में जो है एक राउंड कंप्लीट कर लेता है पृथ्वी के चारों ओर। इसीलिए यह हमेशा इसी वाले पॉइंट पर जो है दिखाई देगा। और ऐसे उपग्रह को भूतुल्यकालिक उपग्रह के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है? भूतुल्यकालिक उपग्रह या जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट के नाम से जो है जाना जाता है। और ऐसे उपग्रह अमूमन पृथ्वी के चारों तरफ जो है कैसे जो है परिक्रमा करते हैं? तो हमेशा इक्वेटरल परिक्रमा करते हैं। यानी पृथ्वी के भूमध्य रेखा के लंबवत परिक्रमा करते हैं। पृथ्वी के भूमध्य रेखा से 90 डिग्री पर जो है और उसके चारों तरफ परिक्रमा करते रहते हैं। लगभग 11,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर जब कोई उपग्रह जो है पृथ्वी की परिक्रमा करता है तो वो पृथ्वी का एक राउंड कंप्लीट करने में लगभग 24 घंटा लेता है और उतने ही समय में पृथ्वी भी अपनी एक्सिस पर एक राउंड कंप्लीट कर लेती है। ऐसे उपग्रह हमेशा टीवी, रेडियो या फिर जो है संचार उपग्रह के रूप में आपका इंटरनेट जैसी जो है सुविधाओं के लिए लॉन्च किए जाते हैं।
दिए हुए प्रश्न में कौन सा जो है विकल्प सही था? दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही था? तीसरा विकल्प जो है सही था। क्यों? क्योंकि पृथ्वी का जो परिक्रमण काल होगा, परिक्रमण काल अपने अक्ष के परितः घूर्णन काल के जो है क्या होगा? बराबर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है देखा जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? उपग्रह की चाल निर्भर करती है केवल उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई पर। बिल्कुल सही है, पृथ्वी तल की से उसकी ऊंचाई पर ही निर्भर करती है, इसके अलावा और कोई भी फैक्टर जो है उस पर काम नहीं करता है। तो उपग्रह की चाल निर्भर करती है पृथ्वी तल से ऊंचाई पर। तो आपसे कह ले उपग्रह का परिक्रमण काल, परिक्रमण काल का मतलब क्या होता है? पृथ्वी के चारों तरफ एक परिक्रमा पूरा करने में लिया गया समय। परिक्रमण काल यह भी निर्भर करेगा किस पर? केवल पृथ्वी से उसकी ऊंचाई पर जो है निर्भर करेगा। अगला सेंटेंस कह रहा है, यानी पहला वाला जो है वो 100% का सही है। दूसरा, किसी उपग्रह का परिक्रमण काल किसके द्वारा निर्धारित होता है? तो परिक्रमण काल, यही बात तो मैं ऊपर लिख दिया, ध्यान ही नहीं दिया था। पृथ्वी तल से ऊंचाई पर निर्भर करता है, बाकी और कोई फैक्टर काम नहीं करता। पृथ्वी के सौर तुल्यकालिक उपग्रह का परिक्रमण काल लगभग कितना होता है? तो 83 लगभग 84 मिनट के बराबर का होता है। सौर तुल्यकालिक उपग्रह किसको कहते हैं? तो ऐसे उपग्रह जो बहुत वैसे होते हैं। कैसे? ऐसे उपग्रह जो पृथ्वी के जो है ध्रुवों से होकर के परिक्रमा करते हैं, यानी उत्तरी ध्रुव से होकर के दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव होकर के पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। ऐसे उपग्रह को ही जो है क्या कहा जाता है? ऐसे उपग्रह को सूर्य तुल्यकालिक उपग्रह जो है कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऐसे उपग्रह को सौर तुल्यकालिक उपग्रह कहा जाता है, जो उपग्रह पृथ्वी के जो है ध्रुवों से होकर के और किसकी परिक्रमा करता है? दोनों ध्रुवों से होकर के पृथ्वी की परिक्रमा करता है, उसे सौर तुल्यकालिक उपग्रह के नाम से जाना जाता है। और ये कितने मिनट का होता है? इसका परिक्रमण काल 84 मिनट का होता है। लेकिन ऐसा उपग्रह, कैसा? ऐसा उपग्रह जो पृथ्वी के इक्वेटर से होकर के, पृथ्वी के इक्वेटर से होकर के जो है पृथ्वी की परिक्रमा करें, पृथ्वी के इक्वेटर से होकर के पृथ्वी की लंबवत परिक्रमा करें, ऐसे जो है उपग्रह को भूतुल्यकालिक उपग्रह के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? भूतुल्यकालिक उपग्रह के नाम से जाना जाता है। तो तीसरा विकल्प भी सही है। चौथा विकल्प में कह रहा है, पृथ्वी के सौर तुल्यकालिक या निम्न कक्षीय परिक्रमा करने वाले उपग्रह की कक्षीय चाल जो है 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। 100% जो है सही है। कोई भी उपग्रह पृथ्वी से अगर जो है निकटतम होगा तो लगभग 200 किलोमीटर की हाइट पर जब होगा तो वो पृथ्वी से निकटतम होगा, उससे नीचे नहीं आ सकता है। उससे नीचे आएगा तो परमानेंट नीचे आ जाएगा। तो इतनी हाइट पर जब ये रहता है तो जाहिर सी बात है पृथ्वी के जितना ही करीब होगा तो उस पर पृथ्वी की ग्रेविटी उतना ही अधिक काम करेगी। पृथ्वी की ग्रेविटी उतनी ही अधिक काम करेगी तो जाहिर सी बात है उसकी स्पीड उतनी ही क्या होगी? अधिक होगी। आपसे पूछता है कि जब कोई उपग्रह पृथ्वी से बिल्कुल निकटतम होगा तो उसकी चाल अधिकतम होगी। क्यों? क्योंकि उस पर ग्रेविटी अधिकतम काम कर रही है। और जब कोई उपग्रह पृथ्वी से अधिकतम ऊंचाई पर होगा तो ऐसे कंडीशन में उसकी चाल जो होगी वो न्यूनतम होगी। क्यों? क्योंकि अधिकतम ऊंचाई पर पृथ्वी की ग्रेविटी जो है निम्नतम काम करती है। मैंने अभी बताया कि जैसे जो है पृथ्वी के तल से हम लोग ऊपर की तरफ जो है जाते हैं, जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाते हैं वैसे वैसे जी की वैल्यू जो है क्या होती जाती है? जी की वैल्यू जो है कम होती जाती है। तो कोई उपग्रह पृथ्वी से बिल्कुल निकटतम होगा तो उसकी चाल जो है लगभग 8 किलोमीटर प्रति सेकंड की होगी और उसका जो परिक्रमण काल होगा वो लगभग 84 मिनट का होगा। यानी 84 मिनट में वो पृथ्वी के चारों तरफ एक परिक्रमा क्या करेगा? कंप्लीट कर लेगा। अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। उससे पहले बता दें कि इसमें जितने भी ऑप्शन थे सब के सब सही थे। अगला प्रश्न देखिए, एक मिसाइल पलायन वेग से कम वेग से छोड़ी गई, इसकी गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? फटाफट जो लोग साइंस पढ़ते हैं कमेंट करें। अगर एक मिसाइल पृथ्वी के पलायन वेग से, पलायन वेग कितना होता है? इतना होता है। पलायन वेग को कैलकुलेट किसने किया था? फटाफट कमेंट करके बताएं।
हो सके तो क्लास के बाद ही कमेंट करके आप जो है मुझे ये प्रश्न का सही उत्तर बताना कि पृथ्वी का पलायन वेग यानी इसका वेलोसिटी 11.2 सबसे पहले जो है किसके द्वारा कैलकुलेट किया गया। यहां पर अगर जो पृथ्वी के किसी जो है मिसाइल का पलायन वेग जो है क्या होगा, पृथ्वी के वेग से जो है कम होगा या वो पलायन वेग से कम वेग से जो है छोड़ी गई है, तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का योग जो है क्या होगा, धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा, शून्य होगा या धनात्मक या ऋणात्मक हो सकती है, जो इसके प्राथमिक वेग पर निर्भर करेगा। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प जो है सही है, दिए हुए प्रश्न में अंतिम विकल्प जो है सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चंद्रमा की कलाओं का आंशिक कारण क्या है। चंद्रमा की कलाओं का मतलब फेसेस ऑफ द मून, फेसेस ऑफ द मून, चंद्रमा की कलाओं का आंशिक रीजन क्या है, क्या किस वजह से जो है चंद्रमा का आकार घटता नजर आता है, किस वजह से चंद्रमा का आकार बढ़ता हुआ नजर आता है। तो इसको जानने के लिए आपको मैं बताऊं कि सपोज करिए थोड़ी देर तक कि ये अपना सूर्य, अपना नहीं वो आपका भी सूर्य है, हमारा कोई अलग से सूर्य कोई नहीं है। तो ये सूर्य और उसके बाद जो है मान लीजिए कि ये हमारी अर्थ है, पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी है, और उसके बाद जो है ये कौन सा है, तो चंद्रमा है। कौन सा, चंद्रमा है, चंद्रमा है। अब होता क्या है, अब होगा क्या, होगा यूं कि पृथ्वी के चारों तरफ जो है सूर्य के चारों तरफ जो है यूं पृथ्वी परिक्रमा करती है, और पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा परिक्रमा करता है, मून जो है परिक्रमा करता है। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी जो है पृथ्वी है, ये जो है हमारा चंद्रमा है, हमारा चंद्रमा है। और सूर्य का प्रकाश, चूंकि सूर्य पृथ्वी से 13 लाख गुना जो है बड़ा है, तो जाहिर सी बात है सूर्य का प्रकाश जो है चंद्रमा पर पूरा का पूरा पड़ेगा। और चंद्रमा की स्पीड और पृथ्वी की जो है स्पीड, गति दोनों जो है बराबर है। यही वजह है कि चंद्रमा का कुछ हिस्सा जो है पृथ्वी से दिखाई नहीं देता है। हमेशा 59% के आसपास ही हम लोग चंद्रमा का एक हिस्सा जो है देख पाते हैं, और उसका जो पीछे वाला हिस्सा होता है नहीं देख पाते हैं हम लोग कभी भी, इसलिए कि पृथ्वी और चंद्रमा दोनों एक बराबर गति से जो है क्या करते हैं, घूर्णन करते हैं। अब देखिए, चूंकि इस वाले बेल्ट पर ये सूर्य का प्रकाश जो है 100% जो है पड़ रहा है, तो इस वाले पोजीशन में इस दिन जो है चंद्रमा अपने पूरे आकार में जो है दिखाई देगा, चंद्रमा पूरे आकार में दिखाई देगा। और हम लोग कहेंगे कि आज पूर्णिमा है, क्या कहेंगे, आज पूर्णिमा है। और इस बात को जो है हमेशा आप ध्यान में जो है रखेंगे कि जब भी कभी भी चंद्रग्रहण की स्थिति होती है, कभी ये तीनों वन लाइनर हो जाते हैं, तो इसी को सिजगी की अवस्था कहते हैं। सूर्य चंद्रमा पृथ्वी जो है 180 अंश के कोण पर आ जाए बेटा, उसी को सिजगी कहते हैं। क्या कहते हैं, उसी को सिजगी कहा जाता है। सिजगी दो तरह की होती है, या तो यति नहीं तो वियुति होती है, या तो सिजगी यति नहीं तो वियुति होती है। और जब कभी स्थिति जो है ऐसी आ जाती है कि ये वियुति के कंडीशन में आ जाता है, यानी सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, तो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी जो है अवरोधक का काम करती है, और इसकी छाया जब चंद्रमा पर पड़ती है तो हम लोग इसको चंद्रग्रहण कहते हैं। इसी को लूनार इलिप्स कहा जाता है। और हमेशा जो है चंद्रग्रहण कब होता है, चंद्रग्रहण कब होता है, रात को होता है। और का दिन में, दोपहर में होगा, रात में होगा। और कब होता है, पूर्णिमा के दिन जो है चंद्रग्रहण होता है। लेकिन जैसे ही चंद्रमा इस वाले बेल्ट पर जो है जैसे जैसे ऊपर की ओर जो है बढ़ेगा, आज पूरी रात जो है चंद्रमा पूरे आकार में दिखा, तो इसे पूनम की रात कहा गया, इसे पूर्णिमा की रात कहा गया। और भी अच्छा अच्छा जो है नाम लोग जो है देते हैं।
लेकिन जैसे ही अगले दिन से इधर को चंद्रमा बढ़ा तो अब इसका, चूंकि ये भी जो है पृथ्वी के चारों तरफ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, तो अगले दिन इसका आकार 1/15 कम हो जाएगा, दूसरे दिन 2/15 कम हो जाएगा, तीसरे दिन ऐसे जो है इसका आकार जो है कम होता जाएगा। यानी इसका आकार जो है कम होगा, इसका मतलब कि जो है इसका कम हिस्सा पृथ्वी से दिखाई देगा। तो हम लोग कहेंगे कि ये कौन सा पक्ष चल रहा है? हम लोग कहेंगे कि ये कृष्ण पक्ष चल रहा है, जिसको कि डार्क फोर्ट नाइट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? डार्क फोर्ट नाइट के नाम से जाना जाता है। अब चंद्रमा ऐसे आकर के, और चंद्रमा जैसे ही इस वाले पोजीशन पर, अब यहां पर जो है चंद्रमा आ गया है, चंद्रमा आ गया है इस वाले जगह पर। अब हुआ क्या, चंद्रमा का वो हिस्सा जो कि पृथ्वी से दिखाई नहीं दे रहा है, उसी पर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, और ये वाला हिस्सा चंद्रमा का जो है पृथ्वी से दिखाई ही नहीं देगा। वो इसलिए कि इसी वाले पर प्रकाश जो है पड़ रहा है, ये वाले पर प्रकाश तो नहीं पड़, इस वाले पर प्रकाश नहीं पड़ रहा है, और जाहिर सी बात है ये वाला जो है प्रकाश जब नहीं इस पर पड़ेगा तो ये नहीं पृथ्वी से दिखेगा, और नहीं दिखेगा तो हम लोग कहते हैं कि आज अमावस्या है। क्या कहते हैं? कहते हैं कि आज अमावस्या है, न्यू मून नाइट है। और न्यू मून नाइट जब चंद्रमा जो है जिस दिन नहीं दिखता है, उसी दिन जो है अगर सूर्य ग्रहण होने को होगा तो सूर्य ग्रहण उसी दिन जो है अगले दिन सुबह में हो जाए, दिन में जो है होता है। तो जब भी सूर्य ग्रहण होता है तो कब होता है? सूर्य ग्रहण जब भी होगा तो इस स्थिति में होगा। किस स्थिति में? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में कौन होता है? चंद्रमा। ये सूर्य ग्रहण की कंडीशन है। और जब क्या सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाए तो ये कौन सा स्थिति होती है? चंद्र ग्रहण की। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण एक वर्ष में मिलाकर के अधिकतम कितनी बार होंगे? 7 बार, इससे ज्यादा हो ही नहीं सकते हैं। या तो 4 और 3 का रेशियो होता है, नहीं तो 5 और 2 का रेशियो होता है, इनके अलावा कुछ हो भी नहीं सकता है। सूर्य ग्रहण जब आंशिक होता है तो लगभग 4 घंटे का होता है, लेकिन जब जो है पूर्ण सूर्य ग्रहण अधिकतम कितने मिनट का हो सकता है? 8 मिनट, इससे ज्यादा का पूर्ण सूर्य ग्रहण हो ही नहीं सकता। कंप्लीट सोलर एलिप्स जो होता है वो कितना होगा? 8 मिनट, इससे ज्यादा का नहीं होगा। चंद्रमा की कलाओं का आंशिक कारण क्या है? चंद्रमा के रूप में परिवर्तन? बिल्कुल नहीं। चंद्रमा के द्वारा पृथ्वी का परिभ्रमण? नहीं। चंद्रमा के गुरुत्व में परिवर्तन? बिल्कुल नहीं। चंद्रमा की परिक्रमण गति में परिवर्तन? जी नहीं, ये भी जो है नहीं होगा। चंद्रमा की परिक्रमण गति में परिवर्तन इसकी कलाओं का जो है प्रमुख कारण नहीं होता है, बल्कि इसका जो है पृथ्वी के चारों तरफ जो परिक्रमा होता है वो वजह होती है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, ग्रहों या उपग्रहों के मार्ग को क्या कहते हैं? ग्रहों या उपग्रहों के मार्ग को क्या कहा जाता है? ट्रैजेक्टरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्रैजेक्टरी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखें, किसी उपग्रह में किसी अंतरिक्ष यात्री द्वारा गिराया गया चम्मच, ये बेवकूफ चम्मच लेके कहा गया था। कोई बात नहीं, चम्मच हो या चमचा हो कभी ना कभी गिर ही जाता है। तो जब ये अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में चम्मच लेकर के जाएगा और अंतरिक्ष यान में ही चम्मच अगर जो है उसके पास से गिर जाएगा, तो चूंकि वहां भारहीनता की स्थिति होती है। क्यों होती है? अभी पीछे बताया मैंने। उस भारहीनता की स्थिति में वो चम्मच उसके चारों तरफ वो भी जो है परिक्रमा करना शुरू कर देगा। उपग्रह की गति का अनुसरण करता रहेगा और परिक्रमा करता रहेगा। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही है? तीसरा विकल्प। आगे देखें, दूर संचार प्रसारण हेतु प्रयुक्त उपग्रहों को भू अप्रगामी कक्षा में रखा जाता है। एक उपग्रह ऐसी कक्षा में तब होता है जब वो कक्षा भूत तुल्यकालिक होती है, कक्षा वृत्ताकार होती है, कक्षा पृथ्वी की भूमध्य रेखा के समतलन में होती है। ये सारी बातें ये लिख रहा है। कह रहा है कि दूर संचार उपग्रह प्रसारण के लिए हमेशा जो है भू अप्रगामी कक्षा में रखा जाता है, और जब कभी भी दूर प्रसारण के लिए जो है किसी भी उपग्रह को रखा जाएगा तो वो प्रयास यही किया जाएगा कि वो उपग्रह जो है पृथ्वी के किसी भी पॉइंट के प्रति हमेशा उसी जगह पर जो है हमेशा एक ही पॉइंट पर बना रहे।
और एक ही पॉइंट पर ये कब बना रहेगा? उसी कंडीशन में बना रहेगा जब पृथ्वी जो है 24 घंटा में एक राउंड कंप्लीट करे, तब तक वो पृथ्वी के चारों तरफ एक राउंड कंप्लीट कर ले। यानी पृथ्वी का जो रोटेशन टाइम है, पृथ्वी का जो रोटेशन टाइम है, इसके जो है रिवोल्यूशन टाइम के जो है क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। ऐसे उपग्रहों को ही भूतुल्यकालिक उपग्रह कहते हैं। ऐसे उपग्रह हमेशा पृथ्वी के जो है भूमध्य रेखा से होकर के और पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। भूमध्य रेखा से होकर के पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं, लंबवत परिक्रमा करते हैं। कक्षा भूतुल्यकालिक होती है, बढ़िया है। वृत्ताकार होता है, ये भी सही है। कक्षा पृथ्वी की भूमध्य रेखा के समतलन में होती है। कक्षा से तुंगता करीब तुंगता मतलब ऊंचाई 22,236 किलोमीटर होता है। जी नहीं, करीब 11,000 के आसपास होता है। तो दिए हुए प्रश्न के अनुसार 1 2 3 सही होगा। यानी कौन सा सही होगा? ये सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपकी संस्था, हमारी संस्था, आपकी संस्था आपकी आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए ये टेस्ट सीरीज जो है जारी की है, जिसको जो है प्राप्त करने के लिए आप www.study91pro.com पर जो है विजिट करें। अगला प्रश्न देखें। विश्व का प्रथम उपग्रह स्पुतनिक फर्स्ट कब जो है प्रक्षेपित किया गया? अभी बताया कि 1957 में। कब? 4 अक्टूबर 1957 को। कौन सा? स्पुतनिक प्रथम। कौन सा? स्पुतनिक प्रथम जो है भेजा गया था। किसके द्वारा भेजा गया था? सोवियत रूस के द्वारा जो है भेजा गया था। कहां से भेजा गया था? वैंकूवर से जो है भेजा गया। अब ये जगह कहाँ पड़ जाती है? अब कजाकिस्तान में ये जगह पड़ती है। उस समय जो है ये रूस, कजाकिस्तान 1991 से पहले रूस का ही हिस्सा हुआ करता था। तो कोई भी पहला उपग्रह जो भेजा गया रूस के द्वारा अक्टूबर 1957 में भेजा गया। दूसरा उपग्रह फिर जो है आगे 1 नवंबर के दिन जो है भेजा गया 1958 में। और इस उपग्रह का नाम जो है क्या था? स्पुतनिक। सॉरी उसी वर्ष 1 महीने के बाद भेजा गया। यानी इस वाले सैटेलाइट के जस्ट 1 वर्ष बाद, इसको सक्सेसफुल हो जाने के बाद भेजा गया स्पुतनिक द्वितीय। और यह दूसरा उपग्रह जो भेजा गया उसमें एक जीव भेजा गया था जिसका नाम था लाइका। और लाइका जो है क्या थी? एक फीमेल डॉग थी। इस तरह अंतरिक्ष में जाने वाला पहला जीव कौन था? कुत्ता था। मनुष्य का सबसे पहला पालतू जानवर कौन बन गया? कुत्ता। तो जाहिर सी बात है उनको कीमत तो चुकानी पड़ेगी ही ना। इसीलिए तो आज भी कुछ लोग गुस्साते हैं तो इसी शब्द से सामने वाले को नवाजना शुरू करते हैं। लेकिन कुत्ते में जो वफादारी होती है इंसानों में 1% भी नहीं होती उसकी। इसी घटना के लगभग जो है 4 साल के बाद 1960 कब 12 अप्रैल 1961 को 12 अप्रैल 1961 को यूरी गागरिन किस देश के रहने वाले थे? यूरी गागरिन रहने वाले थे रूस के। और इस तरह अंतरिक्ष में कदम रखने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? यूरी गागरिन। किस देश के रहने वाले थे? रूस के रहने वाले थे। इनके 2 साल बाद जो है 1963 में अंतरिक्ष में पहुंचने वाली पहली जो महिला थी जिनका नाम था क्या? वेलेंटीना तेरेस्कोवा। क्या नाम था? वेलेंटीना तेरेस्कोवा नाम था। वेलेंटीना तेरेस्कोवा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले बता दें अंतरिक्ष में भेजा गया दूसरा उपग्रह किसी दूसरे देश के द्वारा अगर जो भेजा गया तो सबसे पहले यूएसए के द्वारा भेजा गया। और उस उपग्रह का, उस सैटेलाइट का नाम क्या था? उसका नाम जो है एक्सप्लोरर था। इस तरह सोवियत रूस के बाद अंतरिक्ष में सैटेलाइट भेजने वाला पहला जो देश हुआ, वो दूसरा जो देश हुआ वो अमेरिका हुआ। और कौन सा सैटेलाइट भेजा गया था? एक्सप्लोरर को भेजा गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है देखते हैं। अगले प्रश्न को देखें।
चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहला निजी क्षेत्र का स्पेसक्राफ्ट लैंडिंग किया गया, उसका नाम क्या था? अभी अमेरिका की एक कंपनी, जिस कंपनी का जो है नाम है इंटुएटिव मशीन, और इसी कंपनी के द्वारा जो है एक भेजा गया था क्या, चंद्र मिशन, जिसका नाम था ओडिसियस। क्या नाम था? ओडिसियस। और ओडिसियस जो है कब पहुंच गया? 23 फरवरी 2023 को साउथ पोल पर चंद्रमा के। और इस तरह जो है भारत के द्वारा भेजा गया जो चंद्रयान 3, उसके बाद चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दूसरा जो है जो चंद्र मिशन, उसका नाम जो है क्या है? ओडिसियस है। किस कंपनी के द्वारा भेजा गया? इंटुएटिव के द्वारा जो है भेजा गया। और ये किस देश की कंपनी है? यूएसए की। इस तरह चंद्रमा के दूसरे ध्रुव पर भेजा गया, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर भेजा गया। भारत के अलावा जो है जो मिशन सक्सेसफुल हुआ वो अमेरिका का। अमेरिका दूसरा देश, भारत पहला देश पहुंचा। कहां पर? दक्षिणी ध्रुव पर, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला। चंद्रमा पर जब भारत ने अपना मिशन जो है चंद्रयान 3 को भेजा था, उससे पहले हड़बड़ाया हुआ जो है रूस ने भेज दिया लूना 25। हालांकि भारत से बाद में भेजा गया, पहले वहां पहुंचा देने के चक्कर में लूना वहीं मुंह के भर जाकर के जो है पलट गया था। तो इस तरह जो है ये मिशन जो लूना 25 था, ये चंद्रयान से जस्ट कुछ दिन पहले भेजा गया। किसके द्वारा? रूस के द्वारा, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुआ था। वैसे आपको बता दें कि चंद्रमा पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे जिनका नाम था क्या? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। और नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है एडविन एल्ड्रिन के साथ जो है पहुंचे थे। कब? 19 जुलाई 1969 को। 19 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले दुनिया के व्यक्ति हुए। और जिस जगह पर उन्होंने चंद्रमा पर कदम रखा उसे सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी या शांति सागर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? शांति सागर के नाम से जाना जाता है। चंद्रमा पर जो है भारत के द्वारा भेजा गया पहला जो मिशन था उसका नाम था चंद्रयान प्रथम। चंद्रयान प्रथम जो है कब भेजा गया था? जी हाँ, तब भेजा गया था जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, मनमोहन सिंह जी, और 2008 में। उसके बाद चंद्रयान 2 भेजा गया। चंद्रयान 2 कब भेजा गया? 2019 में भेजा गया था। और चंद्रयान 3 कब भेजा गया? तो 2023 में जो है भेजा गया। और ये वाला मिशन जो है 100% सक्सेसफुल था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न की ओर जो है बढ़ें उससे पहले बता दें चंद्रमा ने चंद्रयान मिशन 3 जिस जगह पर जो है लैंडिंग किया, सॉफ्ट लैंडिंग किया, उस स्थान को शिव शक्ति पॉइंट के नाम से जाना जाएगा। 2019 में विक्रम जो कि जिस जगह पर पहुंचने के बाद जो है नासा से उसका इसरो से उसका जो है कनेक्शन खत्म हो गया, यानी जो दूसरा चंद्र मिशन था वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। जिस जगह पर वो लैंडिंग किया था उसका नाम जो है रखा गया तिरंगा पॉइंट। और पहला चंद्र मिशन जिस जगह पर जो है चंद्रमा पर उतरा उसका नाम रखा गया था क्या? उसका नाम रखा गया था नेहरू पॉइंट। क्या नाम रखा गया था? नेहरू पॉइंट, क्योंकि ये पहुंचा था 14 नवंबर 2008 को और उस दिन देश के पहले प्रधानमंत्री का जन्मदिन होता है। तो दिए हुए प्रश्न में पहला विकल्प सही था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आदित्य 11 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? आदित्य 11 को जो है आप सबको पता है कब भेजा गया था? 2 सितंबर 2023 को। कहां से भेजा गया था? तो भारत में जितने भी जो है स्पेस शटल या फिर जो है सैटेलाइट भेजे जाते हैं श्रीहरिकोटा से भेजे जाते हैं। कहां से? श्रीहरिकोटा। और श्रीहरिकोटा किस झील में स्थित है? पुलिकट झील में स्थित है। पुलिकट झील कहां पर है? आंध्रा में है। और यहां पर जो सैटेलाइट लॉन्चिंग सेंटर है वो भारत के महान अंतरिक्षविद सतीश धवन के नाम पर रखा गया है। श्री सतीश धवन उपग्रह केंद्र या श्री सतीश धवन सैटेलाइट लॉन्चिंग सेंटर।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले बता दें, आदित्य L1 को भेजा गया था किसके अध्ययन के लिए? सूर्य के अध्ययन के लिए। किसके अध्ययन के लिए? इस सूर्य के अध्ययन के लिए इसको भेजा गया। और किससे? PSLV 57 से जो है भेजा गया था। आप मुझको कमेंट करके बताना दुनिया का जो है कौन वो 2 देश हैं जिन्होंने आर्टिफिशियल सन यानी कृत्रिम सूर्य बनाने में सफलता प्राप्त की है। आप फटाफट जो है कमेंट करके मुझको बताएंगे। अगला प्रश्न, ISA अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना जो है नवंबर 2015 में किया गया था, जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनके साथ जो है फ्रांस के राष्ट्रपति होलांदे महोदय ने 30 नवंबर 2015 को ISA यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस के जो है आधारशिला रखी। और इसके तहत उष्ण कटिबंध का मतलब कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच जितने भी देश एग्जिस्ट कर रहे हैं, यानी उन क्षेत्रों में जहां सूर्य की रोशनी जो है कभी न कभी लंबवत पड़ती है, यानी जहां प्रॉपर धूप होती है, ऐसे देशों का जो है ये संगठन है जो कि सोलर एनर्जी को प्रमोट करने के लिए जो है लॉन्च किया गया। और अभी अंतर्राष्ट्रीय सोलर संगठन का जो 109वां देश जो बना है, 109वां देश बना है, वो कौन सा था? माल्टा। कहां का? तो यूरोप का। ISA का हेडक्वार्टर कहां पर है? कहां पर? नहीं, ISA का हेडक्वार्टर है गुरुग्राम। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर कहां है? गुरुग्राम में स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को देखें, निम्न में कौन सा असत्य कथन है? टेरिनो स्केल क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतुओं की पृथ्वी से संभावित टक्कर को ध्यान में रख करके रिचर्ड बेजले ने बनाया था। 100% सही है। क्षुद्र ग्रह वो ग्रह होते हैं जो मंगल और बृहस्पति के बीच से होकर के और सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं। मार्स और जुपिटर के जो है बीच से होकर के सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय जो पिंड होते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल जो बॉडीज होती हैं, उन्हीं को कहते हैं एस्टेरॉयड यानी क्षुद्र ग्रह। और क्षुद्र ग्रहों की खोज इटली के वैज्ञानिक पियाजी ने किया था। इनका यही नाम था, हमारी कोई गलती नहीं है। किसके द्वारा किया गया? पियाजी के द्वारा इसकी खोज की गई। नासा के द्वारा बताया गया कि यहाँ करीब जो एस्टेरॉयड बेल्ट है इसमें लगभग 40 लाख के आसपास जो है 40 लाख तक जो है इसमें हो सकते हैं क्षुद्र ग्रह। सबसे बड़ा जो क्षुद्र ग्रह है उसका नाम है ये पृथ्वी। ये होता यूं है कि ये जो क्षुद्र ग्रह है कभी कभी जो है, चूंकि पृथ्वी भी तो सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा कर रही है, तो ये परिक्रमा करते करते पृथ्वी के करीब आ जाते हैं। और पृथ्वी के करीब आ जाते हैं तो तब एक जो है डर लगता है, क्या अगर ये पृथ्वी से जो है टकराए तो उसी समय जो है पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। जैसे इस पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे विशाल जीव डायनासोर की मृत्यु इनके उल्काओं या क्षुद्रग्रहों के टकराने की वजह से जो है हो गया था। अगला प्रश्न देखें, टेरिनो स्केल पर 0 से लेकर के 10 तक की संख्याओं का प्रयोग किया गया है। बिल्कुल सही है, टेरिनो स्केल पर जो है 0 से 10 तक की संख्याओं का प्रयोग किया गया है। आगे टेरिनो स्केल में लाल, नारंगी, पीला, हरा व सफेद रंगों का प्रयोग किया गया है, यानी ये भी विकल्प जो है सही है। टाइको ब्राहे ने सर्वप्रथम धूमकेतुओं की खोज की थी। बिल्कुल सही। धूमकेतु वो एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज होते हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, लेकिन धूल, धुआं, कण और बर्फ से बने होते हैं। इसीलिए पृथ्वी के करीब जाकर के पृथ्वी अपने आकर्षण बल से खींच देती है तो ये गोल से लंबा हो जाते हैं। और इसके ऊपर सूर्य के द्वारा लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से इसकी पूंछ जैसी दिखने लगती है और उसको हम लोग पुच्छल तारा नाम देते हैं। एक लंबे समय के बाद ये सूर्य की परिक्रमा करते हैं, जैसे हैली नामक तारा जो कि 2062 में पुनः जो है सूर्य की परिक्रमा करते हुए पृथ्वी से देखा जा सकता है। पृथ्वी के निकट आ रहे क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतुओं से बचाव के लिए इसरो ने नियर प्रोजेक्ट जो है जारी किया है। ये गलत है, ये गलत है। नियर प्रोजेक्ट किसका है? नासा का। नासा जो कि 1958 में स्टैब्लिश किया गया और ये अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। क्षुद्र ग्रहों के निकट
पृथ्वी के निकट आ रहे क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतुओं से पृथ्वी के बचाव के लिए जो इसरो ने जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया उसका नाम है प्रोजेक्ट नियर। क्या नाम है? प्रोजेक्ट नियर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? ये दिए हुए प्रश्न में ये दे रहा है चीन का पहला जो सैटेलाइट था, उपग्रह था, उसका नाम SKW था। बिल्कुल सही है। दूसरा, जापान का जो है दूसरा पहला सैटेलाइट जो था ओहसुमी 1970, ये भी सही है। USA का पहला जो है एक्सप्लोरर था 1958 में, जो है नासा के इस्टेब्लिश हो जाने के बाद जो है इसको लॉन्च किया गया, ये भी सही है। फ्रांस का पहला जो है आस्तेनिक था, ये भी सही है। भारत का जो पहला सैटेलाइट था उसका नाम जो है आर्यभट्ट था। क्या नाम था? आर्यभट्ट। और कब छोड़ा गया? 1975 में। किसके सहयोग से? सोवियत रूस के सहयोग से जो है इसे लॉन्च किया गया था। सोवियत रूस के सहयोग से लॉन्च किया गया था। लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दें, जो भास्कर जो है, ये भास्कर भारत का जो है दूसरा उपग्रह था, दूसरा उपग्रह। और इसको जो है लॉन्च किया गया था कब? 75 में नहीं, 1979 में लॉन्च किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, विश्व का प्रथम पर्यटन अंतरिक्ष यात्री पहले जो थे वो डेनिस टिटो थे, जिनको वर्ष 2001 में अंतरिक्ष में ले जाया गया था। ये सिर्फ घूमने के लिए, मौज मस्ती करने के लिए गए थे। कौन? डेनिस टिटो। कहाँ के थे? कनाडा के। अंतरिक्ष में पर्यटन के रूप में जाने वाली जो पहली महिला थी उनका नाम जो है अनुनेह अंसारी था। क्या नाम था? अनुनेह अंसारी। लेकिन वैज्ञानिक उद्देश्यों से अंतरिक्ष में पहुंची हुई पहली मुस्लिम जो महिला थी उनका नाम था रेयान बरवानी। और ये किस देश की है? जी हाँ, ये सऊदी अरब की जो है मूल रूप से निवासिनी है। प्रश्नानुसार पहले प्रथम पर्यटक यात्री कौन थे? जी हाँ, डेनिस टिटो थे। सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत का प्रथम स्पेस कंपनी कौन सी है? स्काईलाइन, स्काईरूट, स्पेस एक्स USA का जो है पहला है, जबकि ब्लू ओरिजिन जो है USA का ही एक प्राइवेट कंपनी है और ये दूसरी प्राइवेट कंपनी है। भारत की पहली स्पेस प्राइवेट कंपनी जो थी उसका नाम जो है स्काईरूट। क्या नाम है? स्काईरूट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले बता दें इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में पड़ता है। हैदराबाद जो कि तेलंगाना की राजधानी है, और हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है और जाहिर सी बात है मूसी नदी के तट पर स्थित है। स्काई रूट वहीं पर जो है स्थित एक स्पेस कंपनी है। भारत का प्रथम निजी रॉकेट का जो है नाम क्या दिया गया था? विक्रम यस नाम दिया गया था 2022 में, जिसको लॉन्च किया गया। और सतीश धवन, कहां से? सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से जो है लॉन्च किया गया। उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से जो है इसको लॉन्च किया गया था। तो दिए हुए प्रश्न का जो है कौन सा विकल्प सही होगा? पहला विकल्प जो है 100% सही है। इस मिशन का अंतिम प्रश्न, मिशन गगनयान की तहत कुल कितने अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा जाएगा? कितने अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा जाएगा? कितने को भेजा जाएगा? तो आप कहेंगे कि कुल कितने लोगों को जो है वहां पर भेजा जा रहा है? 3 लोगों को भेजा जा रहा है। कितने लोगों को? 3 लोगों को भेजा जा रहा है। उनके नाम क्लास के बाद जो है सब लोग जो है क्लास के बाद इन अंतरिक्ष यात्रियों के नाम जो है कमेंट बॉक्स में अवश्य जो है टाइप करेंगे। जितने लोग देख रहे हैं सब के सब जो है टाइप करेंगे। यकीन मानिए जिस मैटर को आप जो है एक बार लिख देते हैं वो हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाता है। आज के सेशन में बस इतना ही। और हमारी संस्था के द्वारा आपकी आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रख करके जो है ये पुस्तकों को फ्रेम किया गया है, जारी किया गया है। इनको प्राप्त करने के लिए दिए हुए प्रश्नों पर कॉल करें और इन्हें प्राप्त करें। आज के सेशन में बस इतना ही। आप सबको इतना बड़ा का थैंक यू, इतनी देर तक मुझे सुनने के लिए। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट क्लास के साथ। आज बस इतना ही। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।